स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी शराफत तेरी। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम लोग प्राणपण से जतन करते हैं ताकि हमारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए, हमारी धवल कीर्ति पर दाग न लगे। पर कहते हैं न, अति सबकी बुरी होती है, सज्जनता भी अपवाद नहीं है। मेरा बेटा पढ़ रहा था तब की बात है। पड़ोस में एक नया परिवार आया था। 4 प्राणी थे, पति पत्नी और 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चे। आते ही हमने उन्हें अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया और हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दे डाला। पड़ोसन ने भी इस आश्वासन का भरपूर लाभ उठाया। हमारा फोन, हमारा नौकर, घर पर आने वाली पत्रिकाएं, सब पर उनका भी जैसे अधिकार हो गया। एक दिन बातचीत के दौरान पड़ोसन ने पूछा, आपका बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा, इसी साल बीएससी किया है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। बीएससी में क्या विषय थे? आगामी संकट की जरा भी कल्पना होती तो मैं इस प्रश्न का गोलमोल उत्तर दे देती, पर मैं एकदम गाफिल थी। मैंने बता दिया, विषय वही हमेशा वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो अब मेरी बबली और मेरी बेटी को कोई डिफिकल्टी होगी तो बता सकेगा ना? मैंने कहा, क्यों नहीं, आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? बबली 8th में है और बेटा इस साल 7th में गया है। मैंने बच्चों के लिए कभी ट्यूशन नहीं लगवाई, इससे बच्चे परावलंबी हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। आजकल तो लोग केजी से बच्चों की ट्यूशन लगवा देते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो इस वार्तालाप को भूल भी गई थी, पर वे नहीं भूली। मुश्किल से एक दिन बीता होगा, दूसरे दिन दोनों बच्चे कॉपी किताब लेकर हाजिर हो गए। भैया हैं। बेटा कॉलेज से आकर खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ता ही रहा था। मैंने उसके आराम में खलल डालते हुए कहा, अरे ये पड़ोस के बंटी बबली गणित की कुछ डिफिकल्टीज लेकर आए हैं। बेटे ने जिन नजरों से मुझे देखा, उससे उसकी अनिच्छा और नाराजगी का पता चल रहा था, पर मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, अरे उन लोगों की माँ ने इतनी आशा से पूछा था कि मुझसे मना करते नहीं बना। वह कुछ नहीं बोला, मुंह पर पानी के छींटे मारकर बाहर आ गया और बच्चों से प्रश्न पूछने लगा। कोई घंटे भर बाद वह जोड़ी विदा हुई। बेटा भीतर आकर बोला, ये क्या बला मेरे पीछे लगा दी है आपने? मुझसे एक बार पूछा तो होता। अरे बला वला काहे की रे? उन लोगों की एक आध डिफिकल्टी होगी, वो बता दो और छुट्टी करो। माताजी, एक आध डिफिकल्टी होती तो मैं भी कुछ नहीं कहता। यहाँ तो पूरी स्लेट ही कोरी है। पहली प्रश्नावली से शुरू कर रहे हैं वो लोग, और गणित के साथ फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। जाते समय पूछ रहे थे कि कल कितने बजे आ जाएं, तो मना कर देना था न। यानी कि आप भलाई बटोरती फिरें और बुराई का ठीकरा हमारे सिर। अच्छा न्याय है। फिर दूसरे दिन से यह रोज का ही काम हो गया। ठीक 4 बजे वे बच्चे हाजिर हो जाते। बेटा भुनभुनाता हुआ उठता, उन्हें पढ़ाता और फिर उनके जाने के बाद अपना सारा गुबार मुझ पर उतारता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस क्रम को कैसे रोका जाए। कभी कभी कोई मिलने आ जाता तो बेटा बच्चों को लेकर अपने कमरे में चला जाता। लोग कहते, अरे वाह, आजकल नंदू जी ट्यूशन करने लगे हैं, बहुत अच्छा है, कम से कम पॉकेट मनी तो निकल ही आती है। फॉरेन में तो स्कूली बच्चे भी छुट्टियों में छोटा मोटा काम करके पैसा कमाते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं समझा जाता। पर सभी लोग तो इतने शरीफ नहीं होते। कुछ लोग और तरह से भी सोचते थे। क्या लोग हैं। एक बच्चे की पढ़ाई इन्हें भारी पड़ रही है। बड़ा बेटा इंजीनियर है ना, वह कुछ नहीं भेजता क्या? नंदू का तो फाइनल होगा ना इस साल। ऐसे में तो एक एक क्षण अमूल्य होता है। बेचारे को किस बेगार में फंसा दिया। बेगार तो वह सचमुच ही कर रहा था। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात हो रही थी। इधर पड़ोसिन शेखी बघार रही थी कि मैंने बच्चों के लिए कभी ट्यूशन नहीं लगवाई और मेरा बेटा बेचारा पिसा जा रहा था। उन दिनों दूरदर्शन पर हर बृहस्पतिवार को पिक्चर आती थी। 1 डे मैचेस पर तो लगी ही रहती थी। उस दिन बच्चों को मना कर दो
वे 15 मिनट के लिए ही सही इंटरवल में आ जाते। बेटा कहता, मैंने पिछले जन्म में जरूर इन लोगों से कर्ज लिया होगा जो अब वसूल कर रहे हैं। उसने 2-3 बार शराफत से अपनी असमर्थता व्यक्त की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ खुद आकर अपनी रिक्वेस्ट दोहरा जाती थी और बेटे को उनकी उम्र का लिहाज करना ही पड़ता था। जब बहुत ही तंग आ गया तो बेटे ने एक तरकीब निकाली। दोपहर के 3:45 बजते और वह स्कूटर लेकर गायब हो जाता। उसके बाद 9 बजे ही घर लौटता। 4 दिन तक बेटी बबली को बैरंग लौटना पड़ा। 5वें दिन मम्मी जी खुद आ धमकी, ये नंदन रोज रोज कहाँ चला जाता है भाभी जी? बच्चों की पढ़ाई कितनी मिस हो रही है। मुझे तत्काल कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा तो मैंने कह दिया, शायद उसके नाटक की रिहर्सल्स शुरू हो गई हैं। ये नाटक कितने दिन चलेगा क्या पता, वैसे हर नाटक कम से कम 1 महीना तो लेता ही है। बाप रे, फिर इन बच्चों का क्या होगा? वे चिंता में पड़ गई। मैं खुश थी कि अब कम से कम महीना भर तो वे बच्चे को तंग नहीं करेंगी, पर वे बड़ी जीवट वाली महिला थी। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को बाहर जाने से पहले ही घेर लिया। नंदू भाई, अब नाटक वाटक बंद कीजिए। जानते हैं ना, फरवरी एंड आ गया है। नेक्स्ट मंथ बच्चों की एनुअल एग्जाम्स है। मैं तो उनकी बात सुनकर अवाक रह गई। कोई इतना ढीठ भी हो सकता है? बेटे ने लेकिन शांति से कहा, आंटी आपने ठीक कहा, फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है। इस समय नाटक करने की फुर्सत किसे है? मेरी भी परीक्षा एकदम सिर पर आ गई है। घर पर पढ़ाई नहीं होती, बहुत डिस्टरबेंस होता है, इसलिए दोस्त के रूम पर जाकर पढ़ता हूँ। लेकिन फिर इन बच्चों का क्या होगा? मैं तो तुम्हारे भरोसे निश्चिंत बैठी थी। बच्चों के लिए अच्छा सा ट्यूटर रख लीजिए, आप कहेंगी तो मैं ला दूंगा, बहुत मिल जाएंगे। कहते हुए उसने स्कूटर पर किक मारी और देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। पड़ोसिन का चेहरा उस समय देखने लायक हो रहा था। एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है। मेरे अपने बच्चे भी उस समय छोटे ही थे। एक सहयोगी मित्र की शादी में दिल्ली जाना पड़ा। एक तो दिल्ली की शादी, दूसरे दूल्हे के अतिरिक्त परिवार में और किसी से परिचय नहीं था, इसीलिए बच्चों को ले जाते संकोच हो रहा था। पता नहीं कैसी व्यवस्था हो, कैसी भी असुविधा हो, हम तो झेल लेंगे, पर बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। हम लोग पशोपेश में ही थे कि मेरी भतीजी ने हमें उबार लिया। वह स्थानीय मिडिल स्कूल में अध्यापिका थी और हमारे पास ही रहती थी। उसने हमें आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं दादी को भी देख लूंगी और बच्चों को भी संभाल लूंगी। उन दिनों हम लोग गांधी सागर परियोजना में थे। हर 25-30 किलोमीटर पर परियोजना की कॉलोनियां हुआ करती थी। दूसरी एक कॉलोनी में रहने वाले एक और सहयोगी परिवार इस शादी में हमारे साथ ही जाने वाले थे। ठीक समय पर वे लोग पहुंच गए। चाय नाश्ता हुआ और जब हम लोग चलने लगे तो मित्र की पत्नी ने पूछा, और आपके बच्चे? मैंने कहा, बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ, घर पर उनकी दादी है, दीदी हैं, वे संभाल लेंगी। अरे, तो मैं अपने बच्चों को क्यों ले जा रही हूँ? वे तो बोर हो जाएंगे, उन्होंने कहा और कहकर ही नहीं रुकी। फौरन ड्राइवर को आवाज देकर कहा कि गाड़ी से बच्चों का बैग निकाल कर ले आए। क्षण भर को तो मैं अवाक रह गई। फिर मैंने कहा भी कि आप ये क्या कर रही हैं? अजनबी लोगों के बीच बच्चे कैसे रह पाएंगे? वे बोली, नो प्रॉब्लम, मेरे बच्चे बड़े सोशल हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने बड़ी आशा से उनके पति की ओर देखा। वे एकदम मूर्तिवत खड़े। पत्नी के फैसलों में दखल देने की या तो उन्हें आदत नहीं थी या फिर हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने पति की ओर देखा। वे बार बार घड़ी देख रहे थे। गाड़ी का समय हो चला था। मैंने असहाय भाव से आशा की ओर देखा। वह बोली, काकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बहस के लिए समय ही नहीं था। बेमन से ही मैं गाड़ी में जा बैठी। पूरे समय मन घर में ही लगा रहा। बच्चों को पहली बार छोड़ा था, पर मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा उनके बच्चों की चिंता हो रही थी। नई जगह में नए लोगों के बीच बेचारे कैसे रह पाएंगे? मम्मी की याद में रोएंगे तो नहीं? कहीं खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे? मेरे बच्चे उन्हें तंग तो नहीं करेंगे? आशा चारों को ठीक से संभाल तो लेगी न? मेरी चिंताओं का अंत नहीं था और उन बच्चों के माता पिता एकदम शांत और अविचलित थे। पिता तो खैर स्थित प्रज्ञ थे ही, माता रानी भी एकदम फिकर नॉट निकली। 4 दिन में उन्होंने एक बार भी बच्चों का जिक्र नहीं किया।
हम लोग साथ ही लौटे। बच्चों को लेने के लिए वे स्टेशन से हमारे घर आए। मैंने चाय का आग्रह किया तो मैडम बोली, नहीं, बहुत थक गए हैं, घर चलकर इकट्ठा ही आराम करेंगे, आप तो बच्चों को बुलवा दीजिए। बच्चे तो राह ही देख रहे थे, फौरन दौड़े चले आए। उनका सामान भी रखवा दिया गया। बच्चे फौरन माँ से लिपट गए। वहीं से उन्होंने मेरे बच्चों को, दीदी को बाय बाय किया। मुझे लगा मैडम एक बार तो गाड़ी से उतरकर आशा को धन्यवाद देंगी, एक बार तो पूछेंगी कि बच्चों ने तंग तो नहीं किया, पर वे तो गाड़ी में ही बैठे बैठे हाथ हिलाकर चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा और शर्म भी आई। हमारी शराफत का खामियाजा बेचारी लड़की को भुगतना पड़ा, जिसके लिए उसे धन्यवाद के दो शब्द भी नसीब नहीं हुए। 40 साल बाद भी हमारी आंगनबाड़ी परंपरा समाप्त नहीं हुई है। अब तो बच्चे भी बच्चे वाले हो गए हैं, पर ढर्रा वही है। अब बहू रानी उस परंपरा को चला रही है। बहू रानी की एक सहेली, सहेली की एक मौसेरी बहन जो किसी नर्सिंग होम में काम करती थी। बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, दोपहर में डे केयर सेंटर में रहते थे, जो 6 बजे तक खुला रहता था। समस्या 6 बजे के बाद ही शुरू होती थी, क्योंकि बच्चों की मां को लौटने में अक्सर 8 बज जाते थे। सेंटर वाले इतनी देर तक बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं थे। दुर्भाग्य से वह डे केयर सेंटर हमारे घर के आसपास ही था, तो तय हुआ कि 6 बजे के बाद बच्चे हमारे घर पर रहेंगे। हमारी बेबी सिटिंग शुरू हो गई और उसके परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगे। बच्चे शुरू के 2-4 दिन तो सहमे सहमे रहे, पर हमारे सौजन्य के कारण उनका यह संकोच शीघ्र ही दूर हो गया। वे इस घर को अपना ही घर समझने लगे। फिर तो रेडियो, टीवी, फ्रिज, टेबल के ड्रॉवर्स, पुस्तकों की अलमारी, टॉर्च, हर चीज खोलने की जैसे उन्हें आजादी मिल गई। ड्राइंग रूम में लगा कृत्रिम फव्वारा भी उनसे अछूता न रहा। 4 बच्चे, खासकर लड़के, एक साथ हों तो घर को कुरुक्षेत्र बनने में कितनी देर लगती है। उस पर सितम यह कि आप दूसरे के बच्चों को डांट भी नहीं सकते। सारे किए कराए पर पानी फिर जाता, लिहाजा अपने ही बच्चे डांट खाते रहते और मुंह फुला लेते। शाम का समय बच्चों के खाने पीने का भी होता है और पढ़ाई का भी। अब सभी में व्यवधान पड़ने लगा। खाना पीना तो खैर सबका साथ हो जाता था, पर वे बच्चे न पढ़ते थे न पढ़ने देते थे। उनका सारा ध्यान माँ की ओर लगा होता था, और यह स्वाभाविक भी था। बेचारे सुबह 7 बजे से घर से निकले होते थे। उनकी माँ कभी 8, कभी 8:30 तक आ पाती थी। हमारे भरोसे वे एकदम ही बेफिक्र हो गई थी। जब तक वे बच्चे विदा होते, घर के बच्चों की आंखें झपकने लगती थी। पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाती थी। 4 महीने में ही हम आजिज आ गए। एक बार हम लोगों को हफ्ते भर के लिए कहीं जाना था। हमने बच्चों की माँ से कहा कि बच्चों का कहीं अन्यत्र प्रबंध कर लें। उन्होंने छूटते ही पूछा, घर क्या एकदम ही बंद करके जाएंगी? प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि मुझसे झूठ बोलते ही नहीं बना। मैंने कहा, वैसे राम आश्रय रहेगा यहाँ, उसके लिए किचन और हॉल तो खुला रखना ही पड़ेगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने कहा और निश्चिंत हो गई। प्रॉब्लम उन्हें नहीं, हमें थी। हमारे सामने ही बच्चे इतनी धमाचौकड़ी मचाते थे, हमारे पीछे क्या करेंगे यह सोचा जा सकता था। फिर हम तो सौजन्य के मारे जब्त भी कर लेते थे, पर राम आश्रय से ये आशा व्यर्थ थी, कुछ अनहोनी न हो जाए कहीं। चिंतातुर मन से हम लोग प्रवास के लिए चल पड़े। बाद में पता चला कि राम आश्रय हमसे ज्यादा चतुर निकला। वह रोज शाम को ताला डालकर कहीं निकल जाता। डे केयर वाले आते और लौट जाते। आखिर संचालिका महोदया ने अल्टीमेटम दे दिया, तो हारकर बच्चों की कहीं अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ी। हमारे सौभाग्य से बाद में वही व्यवस्था स्थायी हो गई। उन्होंने हमसे शिकायत भी की, आपका सर्वेंट बड़ा मक्कार है, एक दिन भी ड्यूटी पर हाजिर नहीं था। यह शायद सच भी रहा हो, पर हम राम आश्रय के इतने एहसानमंद थे कि उसके 100 गुनाह माफ कर सकते थे। डे केयर सेंटर की संचालिका भी शायद हम लोगों के सौजन्य से प्रभावित हो गई थी। एक शाम 2 बच्चों को लेकर हमारे पास आई। बोली, इन लोगों के पेरेंट्स आज कहीं बिजी हो गए हैं, देर से आएंगे। मुझे भी आज कहीं जरूरी जाना पड़ रहा है, तो बच्चों को यहाँ छोड़ जाती हूँ। उन लोगों को आपका नंबर और पता दे दिया है, वे आकर ले जाएंगे। हम लोगों को बच्चों पर बड़ी दया हो आई।
बेचारे सुबह से घर से निकले होंगे, स्कूल से सीधे डे केयर गए होंगे, दोपहर का टिफिन सेंटर में ही खाया होगा। बेचारे शाम को बेसब्री से मम्मी पापा की राह देख रहे होंगे कि उनके लेट होने की खबर आ गई। बच्चे कितना निराश हो गए होंगे। हमने उनका जी बहलाने की भरसक कोशिश की, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, स्नैक्स ऑफर किए, टीवी पर कार्टून लगाकर दिया, पढ़ने के लिए कहानियों की किताबें दी। लड़की छोटी थी, जल्दी हिल मिल गई, पर लड़का पूरे वक्त गुमसुम बैठा रहा। वह बड़ा था, इसलिए शायद उसे संकोच भी हो रहा था। 7 बजे बेटा बहू मार्केट के लिए निकले तो बोले, अगर इन लोगों को घर ठीक से पता हो तो हम छोड़ देते हैं। क्या पता वे लोग घर लौटे भी हैं या नहीं, फोन करके देख लो। फोन लगाया गया तो नो रिप्लाई होता रहा। वे लोग मार्केट चले गए, 9 बजे तक लौट कर भी आ गए, तब तक भी बच्चों के माता पिता का पता नहीं था। वे लोग 9:30 बजे पधारे। बिटिया तो देखते ही माँ से लिपट गई और ठुनकने लगी, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करें बेटा, पापा को काम आ गया था, वे अभी तो लौटे हैं। बेटे ने कोई शिकायत नहीं की, मुंह फुलाकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने कहा, बच्चे बहुत अनईजी फील कर रहे थे। बेटे ने कहा भी कि हम छोड़ आते हैं, पर आपका फोन नो रिप्लाई हो रहा था। फोन मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, कॉलर आईडी में आपका नंबर देख लिया था, समझ गई थी कि बच्चों का ही फोन होगा और पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद ही आकर ले जा सकती थी। हम लोग यहाँ पास ही रहते हैं, शाहपुरा में। पर वो क्या हुआ कि इनकी आज एक मीटिंग निकल आई। बोले आने में देर होगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक प्रोजेक्ट निपटा लूँ। बहुत दिनों से पड़ा था। बच्चे घर में होते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाता। सुनकर मैं तो दंग रह गई। करियर के प्रति इतना समर्पण कि उसके सामने बच्चों की ममता भी छोटी पड़ गई। यहाँ तो बच्चों को 15 मिनट भी देर हो जाती है तो हम दोनों सास बहू गेट पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। बहू तो बस के प्रोपराइटर को फोन लगाना शुरू कर देती है। लगता है हम लोग एक सदी पीछे चल रहे हैं। लोग हमारी भल मनसाहत का कैसा और कितना फायदा उठाते हैं, ये वाकई देखने लायक है। एक बार ग्वालियर से हम दोनों लौट रहे थे। ट्रेन एकदम चलने को थी कि एक परिचित अपने भांजे को हमारे साथ नत्थी कर गए। बोले आप चिंता मत कीजिए, मैंने फोन कर दिया है, वे लोग स्टेशन पर आ जाएंगे, जैसे बड़ा एहसान करेंगे। हम तो सोचकर चले थे कि यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी, पर वह सफर बेहद परेशानी भरा रहा। हम लोग 1 मिनट चैन से नहीं बैठ सके। मैंने कोई 3 बार पत्रिकाएं खरीद ली थी, पर एक अक्षर नहीं पढ़ पाई। एक झपकी तक लेना दुश्वार हो गया। और समस्या वही पुरानी कि दूसरों के बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। बच्चों की शैतानियां कभी कभी सचमुच बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, पर कभी कभी बेजान वस्तुएं भी परेशान कर डालती हैं। एक बार बेंगलोर से भोपाल आते समय एक सज्जन ने अपना ट्रेडमिल मेरे साथ कर दिया। पैक किया हुआ था, फिर भी जगह तो घेर ही रहा था। एसी 2 टायर की ऊपरी बर्थ पर मैं रात भर उसकी बगल में एक करवट लेटी रही। इतनी लंबी यात्रा में कम से कम 3 बार तो टीटी बदले होंगे। हर नया टीटी मुझ पर सवालों की बौछार करता। उत्तर देते देते मैं तंग आ गई थी। गनीमत थी कि बात सवालों तक ही आकर रुक जाती थी। अगर वे उसे खोलकर दिखाने को कहते तो मेरी शामत आ जाती। भोपाल स्टेशन पर उतरने के बाद उस भारी भरकम चीज को देखकर कूलियों ने जो हंगामा किया वह एक अलग किस्सा है। एक बार ग्वालियर से इंदौर आते हुए एक सज्जन ने राब की मटकी थमा दी। उनके घर गन्ने की खेती होती थी और उनके इंदौर वाले समधी जी को राब बहुत पसंद थी। हमें यह बिल्कुल पता नहीं था कि राब की मटकी का आकार बिना पैंदे के लोटे जैसा होता है। हमने झोला इत्मीनान से सीट के नीचे रख दिया। बस के पहले ही धचके में मटकी लुढ़क गई और दर कूच दर मुकाम करते हुए पिछली सीट तक पहुंच गई। अपनी इस यात्रा में उसने भरपूर रसवर्षा की। लोगों का सामान जूते सब सन गए। बहुत शोर मचा। अब नुकसान तो हो ही चुका था, तो हमने भी चुप्पी साध ली, बल्कि बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने भी मटकी के मालिक को खूब कोसा और अपनी भड़ास निकाल ली। ऐसा ही एक किस्सा अचार की बरनी का भी है, वह फिर कभी। अब एक और किस्सा सुनिए जहां हमारी शराफत ने हमें बुरी तरह फंसा दिया था। रविवार था, पति टूर पर और बेटा प्ले ग्राउंड पर था।
छुट्टी होते हुए भी मेहरी जल्दी काम निपटा गई थी। शाम तक अब मेरे आराम में खलल डालने वाला कोई न था। ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने गुनगुनाते हुए बाहर का दरवाजा बंद किया और अपनी प्रिय पत्रिका लेकर पलंग पर लेट गई। शुरुआती उमस के बाद पंखे की हवा ने धीरे धीरे दुलराना शुरू किया और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पर मेरे दुश्मनों को पता चल गया था। दरवाजे की घंटी अपनी पूरी कर्कशता के साथ बजी। मैं हड़बड़ाकर उठी। अलसाई आंखों से मैंने घड़ी देखी। 2:30 बज रहा था। इस समय कौन आ गया? बेटा तो 5 बजे की कहकर गया था। इस तरह बेवक्त आने वाले को मन ही मन कोसते हुए मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्गवार खड़े थे। बोले, ये आपके बगल वाले मजूमदार साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? पता नहीं, शायद होशंगाबाद अपने घर गए हों। छुट्टी के दिन अक्सर चले जाते हैं। आज उनकी मेहरी और दूध वाला भी ताला देखकर लौट गए हैं, तो शायद बाहर ही गए होंगे। उन्हें शायद मेरा पत्र नहीं मिला। वे चिंता में डूब गए। एक फोन कर सकता हूँ? मना करने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मेरा घर पीसीओ से कम नहीं था। कॉलोनी भर में यही एक फोन था और मोबाइल फोन का तब तक चलन नहीं हुआ था। आइए, मैंने उन्हें सादर आमंत्रित किया और उन्हें फोन तक पहुंचा दिया। वे नंबर डायल कर रहे थे तो मैं भीतर चली गई। वहां खड़े होकर उनकी बातें सुनना अशोभन लगता, इसलिए मैं देर तक अंदर खड़ी रही। उनकी बात समाप्त होने पर लौटी। लौटते समय मेरे हाथ में ट्रे और ट्रे में पानी का गिलास था। थैंक्स कहते हुए उन्होंने गिलास उठा लिया और गिलास लिए लिए ही दरवाजे तक चले गए और आवाज दी, अरे तुम लोगों को पानी वानी पीना है क्या? उनके पीछे पीछे मैं भी बाहर तक गई। देखा बगल वाले घर के सामने 3 लोग खड़े थे। एक अधेड़ महिला, एक युवक और एक युवती। मेरा सौजन्य एकदम उफान पर आ गया। मैंने कहा, भीतर आइए न, बाहर धूप में क्यों खड़े हैं? वे जैसे इस निमंत्रण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। लपक कर तीनों घर में आ गए। मैं जब तक सबके लिए पानी लेकर आई, सब लोग स्थानापन्न हो चुके थे। फिर बुजुर्गवार ने परिचय करवाया, ये मेरी मिसेज है, ये बेटा आर्मी में कैप्टन है और ये बेटी अंग्रेजी में एमए कर रही है। इस परिचय में न उन्होंने अपना नाम बताया न बच्चों का। नाम पूछने के लिए मैं मुनासिब शब्द टटोल रही थी कि उनकी पत्नी ने डपक कर पूछा, फोन किया? हाँ किया ने, उन्होंने घिघिया कर कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, बेबी के लिए एक लड़का देखा है, BHEL में इंजीनियर है, उसी के लिए आए थे। पर वहाँ शायद रविवार की छुट्टी नहीं होती, सोमवार की होती है। बाप बेटे दोनों काम पर गए हैं। मैडम बोली, कल आइए। नो नो, नॉट पॉसिबल पापा, आई हैव टू लीव टुमारो। बेटे ने कहा, तुम्हारा रिजर्वेशन मालवा से है न, वह तो भोपाल होकर ही जाती है, यहीं से बैठ जाना। बेटे से पहले बेटे की मां ने ही विरोध दर्ज किया। कुछ भी बोलने लगते हो, उसका सामान कपड़े लत्ते सब तो उज्जैन में छूट गया है। वह क्या कोई साधु बैरागी है जो ऐसे ही उठकर चल देगा? आप लोग क्या उज्जैन से आए हैं? मैंने मौके का फायदा उठाया। जी हाँ, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। बैंक का नाम वे गोल कर गए। ये मेरा बेटा कैप्टन है। इन दिनों इसकी पोस्टिंग उधमपुर में है। इस बार भी वे नाम छिपा गए। मुझसे एक बार फिर अनुमति लेकर उन्होंने BHEL फोन लगाया। उनकी विनयशीलता से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे लड़के की माँ से बात कर रहे हैं। माताजी बहुत ही नखरे दिखा रही थी। बड़ी मुश्किल से मौसम पर आई। कहा कि बाप बेटे दोनों शाम ढले ही काम से लौटेंगे, आप लोग 7 बजे के बाद आइएगा। बाप रे, बेटे ने घड़ी देखते हुए कहा, पापा अभी तो सिर्फ 3 सवा 3 हो रहा है, 7 बजे तक हम लोग क्या करेंगे? भाभी जी को थोड़ी और तकलीफ देंगे। पापा जी ने मेरी ओर सार्थ नजरों से देखते हुए कहा। मुझे कहना ही पड़ा, नहीं नहीं, तकलीफ किस बात की? अच्छा आप लोग चाय तो लेते हैं न? शक्कर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 15 मिनट बाद मैं चाय लेकर बाहर आई। उस समय माँ बेटी दोनों दीवान पर आराम से पसरी हुई थी। मैनेजर साहब सोफे पर पैर फैलाकर अधलेटे से पेपर पढ़ रहे थे और कैप्टन साहब बेतकल्लुफी से दनादन फोन किए जा रहे थे। अब बिल आने पर ही पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ और कितने फोन किए। चाय पीते हुए मुझे अचानक बेटे की याद आई।
सुबह 9 बजे का गया था, 4:30-5 बजे तक लौटने की कह गया था। दिन भर का भूखा प्यासा आते ही खाना मांगेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ तैयार रखा हुआ था। डोसे का बैटर रसोई के प्लेटफॉर्म पर फूलने के लिए रखा हुआ था। नारियल की चटनी पीसकर फ्रिज में रख दी थी। आलू उबाल कर रख लिए थे। बस सब्जी छोंकनी भर थी। इतवार की शाम राधेलाल छुट्टी पर होता है, इसलिए जो कुछ करना था मुझे ही करना था। चाय के बर्तन समेटकर मैं भीतर आई। उबले हुए आलू रखे थे, उसे छीलकर काट लिया। प्याज और हरी मिर्च भी काट ली। आंगन में लगे गमले से मीठे नीम की पत्तियां भी तोड़ लाई। कढ़ाई गरम करके मैंने जैसे ही प्याज छौंकी, बच्चों की माँ अपनी विशाल काया को समेटते हुए हाँफते हुए भीतर आई। बहन जी, सुनिए, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। बच्चे और ये तो खा लेंगे, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता। मैं तो हैरान रह गई। इनसे किसने कह दिया कि मैं इन लोगों के लिए सब्जी छौंक रही हूँ? पर शराफत के मारे कहना ही पड़ा। आप चिंता न करें, आपके लिए दूसरी सब्जी बन जाएगी। मैंने वाकई दोबारा आलूओं का कुकर लगाया। एक कुकर दाल का भी चढ़ा दिया ताकि सांभर बन सके। एकदम 4 लोग बढ़ गए थे, कुछ तो इंतजाम करना ही था। हमेशा की तरह मैंने डोसे का बैटर खूब सारा बना लिया था ताकि 2-4 दिन चल सके, इसलिए उस ओर से मैं निश्चिंत थी। ठीक 5 बजे अपनी सेंचुरी की खुशी में हुलसते हुए बेटे ने घर में कदम रखा और 4-4 अजनबी चेहरों को देखकर एकदम ठिठक गया। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा, पर मैं भी क्या बताती। इतना भर कह दिया कि ये लोग उज्जैन से मजूमदार साहब के यहाँ आए हैं और वे लोग घर पर नहीं हैं। मैं उनका मामा हूँ। पहली बार बुजुर्गवार ने रिश्ते का खुलासा किया। मैंने राहत की सांस ली। मैंने स्वागत सत्कार ठीक ठाक किया तो अच्छा ही रहा न, नहीं तो मजूमदार लोग क्या सोचते। मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने की तैयारी कर रही थी कि बेटा भीतर आया। बोला, ये मजूमदार साहब के मामा जी हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? बताया ना कि उनके घर पर ताला पड़ा हुआ है। अब ये लोग बेचारे दूसरे शहर से आए हैं। अब पड़ोसी होने के नाते चाय वाय तो पूछनी ही पड़ती है न। बेटे ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसका माथा सलवटों से भर गया था। नाश्ते के बाद बिटिया को छोड़कर बाकी तीनों कपड़े बदलकर तैयार हो गए। मैंने बिटिया से कहा, तुम क्या ऐसे ही जाओगी? उसके पिता ने उत्तर दिया, फिलहाल हम तीनों जाकर घर वर देख आते हैं। पसंद आ गया तो कल इसे ले जाएंगे, नहीं तो खाना खाकर रात की ट्रेन से निकल जाएंगे। फिर कुछ रूठ कर बोले, वैसे भी रिक्शा में 3 ही लोग बैठते हैं, इसे ले जाएंगे तो 2 रिक्शा करने पड़ेंगे। कुमार यहाँ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी गाड़ी में सब चले जाते, पर सिर्फ रिक्शे पर 200 रुपए फेंकने में कोई तुक नहीं है। उनकी वह महत्वाकांक्षी योजना सुनकर मेरे तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। बेटे के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वह दोबारा बाहर निकल गया। मैंने बिटिया रानी को 2 पुस्तकें पकड़ा दी। तब तक भोपाल में टीवी का आगमन नहीं हुआ था और फिर से रसोई का रुख किया। मेहमान रात के खाने का ऐलान कर ही गए थे। खाना बनाते समय मैं ईश्वर से बराबर प्रार्थना कर रही थी कि घर और वर दोनों नापसंद हो जाएं। ईश्वर ने मेरी सुन ली। मतलब लड़का तो उन्हें पसंद आ गया था, पर लोग बहुत ही घटिया लगे और लालची, और सास तो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी। अभी से यह हाल है तो शादी के बाद तो नाको चने चबवा देंगी। मैंने 9 बजे ही उनका खाना लगा दिया ताकि उनकी ट्रेन मिस न हो। बेटे ने उन्हें खाना खाने के बाद सुस्ताने की भी मोहलत नहीं दी और 2 रिक्शे लाकर खड़े कर दिए। राम राम करके वे लोग विदा हुए और हमने छुटकारे की सांस ली। सोमवार को जैसे ही पड़ोसियों की गाड़ी की आवाज आई, मैं अपना सारा काम छोड़कर बाहर निकल आई। अभी वे लोग अपना सामान उतार ही रहे थे कि मैंने खबर दे दी, कल आपके मामा जी आए थे। पति पत्नी ने अर्थपूर्ण नजरों से एक दूसरे को देखा। पत्नी बोली, मैंने तो आपसे कहा था कि आप लाख जतन कर लो, पर वे आएंगे जरूर। मतलब आपको उनके आने की खबर थी? हाँ, उनका पत्र आया था, पर मैंने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था। पर मुझे क्या पता था कि फिर भी वे आ ही जाएंगे। कितनी देर तक थे? दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। बाप रे, आपने इतनी देर तक उन्हें झेल लिया? तो और क्या करती, आपके मामा जी थे, इतना तो मेरा फर्ज बनता था। अरे काहे के मामा जी? मुजुमदार बोले,
मैं तो उन्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। बस इतना मालूम है कि मामा के कुलीग हैं। यह भी उनके पत्र से ही मालूम हुआ। फिर मैंने दफ्तर से मामा को फ़ोन किया। उन्होंने आग्रह किया कि मजबूरी में पता तो देना पड़ा है, पर उन्हें ज़्यादा लिफ्ट मत देना। महाकंजूस आदमी है। तुम्हारे यहाँ ठहरने का मतलब है रहने खाने की मुफ्त व्यवस्था और फोकट की सवारी। इसलिए मैं खिसक लिया था। हम लोग तो खिसक लिए, पर भाभी जी को परेशानी उठानी पड़ी। सॉरी भाभी जी। मिसेज मुजुमदार ने गर्दन मटकाकर सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, मैंने कहा। और क्या कहती।